हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 में पेपर देने वाले हैं, हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर पूरी बुक से लिए गए ये सभी प्रश्न उत्तर हैं। बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है खासकर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड की जो कॉपी की शुरुआत होती है वो हर सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय से शुरुआत होता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका शायद चैप्टर 1 से ही लिया गया है। पावर इलिट किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए, पावर जो इलिट है ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। सी राइट मिल्स की, के एम पडिक्कर की, चार्ल्स की या इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास और इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी राइट मिल्स हो जाएंगे। सबसे नंबर 1 यानी पावर इलिट की रचना के क्या है, रचना इन्होंने ही की थी। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का समर्थक कौन है? देखिए, अनुकूलतम और अथवा क्या है, आदर्श जनसंख्या सिद्धांत का जो समर्थक है ये कौन है? ये आपका डाल्टन हो जाएंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है? यानी इन विकल्पों में से कोई एक जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में देखिए, निश्चित क्षेत्र है, सामुदायिक भावना है, ऐच्छिक सदस्यता है या सामान्य जीवन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, जाति को राजनीति का सच किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, जो को जाति को क्या है, राजनीति का सच कहा था। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है। 5वां प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? वर्ष 1825 में, वर्ष 1828 में, वर्ष 1829 में या वर्ष 1838 में? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कमेंट में बता दीजिए, इसको हमने काफ़ी बार बताया है। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सती प्रथा का जो विरोध हुआ था उसके बारे में भी हमने बता दिया है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन में है सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद या जातिवाद। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। 7वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में 19वीं शताब्दी के दौरान चाय के बागानों की स्थापना की गई थी? देखिए जो 19वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी में चाय के बागानों की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इन्हीं 4 जो ऑप्शन जो भी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, इनमें से याद रखिएगा उनमें से जो ऑप्शन दिए हुए उन्हीं में से बताना है, बाहरी कोई भी नहीं बताना है। और एग्जामिनर भी यही देता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं इसका राइट आंसर जो है अलग हो जाएगा, उस तरह से देखा जाए इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था तो इसका जो ऑप्शन यानी सही जो आंसर बता रहा था लेकिन वो अलग बता रहा था। लेकिन जो आपके क्वेश्चन बैंक या बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका असम हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, चाय के भारत के किस राज्य में 19वीं शताब्दी के दौरान चाय की बागानों की स्थापना की गई थी? तो असम हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सोशियोलॉजी में हम काफ़ी बार बताते भी चले आए हैं जो है पश्चिमीकरण के बारे में। तो नहीं देखा है तो इसका क्या है, चैप्टर वाइज यदि आपने वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट तो प्लीज़ चैप्टर वाइज वीडियो हमारा चेकआउट कीजिएगा। हम प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना देते हैं जिससे आपकी जो 2024 की तैयारी है वो अच्छी से हो पाए। तो जो आपका 8वां प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, पश्चिमीकरण की जो अवधारणा दी थी M.L. श्रीनिवास जी ने दी थी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा जो कि आधुनिकीकरण में शामिल होते हैं और इनका उद्देश्य यही है कि तार्किकता करें, क्या है, तर्क कथा करें और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करें और आर्थिक वृद्धि हो। ये आधुनिकीकरण का उद्देश्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपको देखना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है काफ़ी अच्छे अंक से पास होना है। देखिए पास तो हर एक बच्चा हो जाएगा, याद रखिएगा, मैं काफ़ी बार बताता हूँ, पास तो हर बच्चा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है काफ़ी अच्छा अंक लेकर आना है। 75%, 80%, 85% या 95% क्या है आपको मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको उसके लिए तैयारी करना है, ना कि पास होने के लिए। और यदि आप पास ही होना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बना दिया है, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाकर आप देख लीजिए और पास हो जाइए। लेकिन आपको क्या है काफ़ी अच्छे अंक लाना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ? 1992 में क्या है, 1992 या 93, 1994 से 95, 1996 से 97 या 1995 से 96। आपके पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। इनमें से आपका ए हो जाएगा, वर्ष 1992 से 93 हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान। 11 नंबर प्रश्न देखिए। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? बिहार में पड़ा, उत्तर प्रदेश में पड़ा, पंजाब में पड़ा या मध्य प्रदेश में? क्या सर्वाधिक प्रभाव यानी उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो वो आपका याद रखिएगा, काफ़ी बार बताया है, पंजाब हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा पर सबसे ज़्यादा क्या है हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है? सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान है, निजी क्षेत्र प्रधान है, मिश्रित क्षेत्र प्रधान है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और इनमें से जो आपका सी हो जाएगा मिश्रित क्षेत्र प्रधान है, जो कि भारत की आर्थिक नीति है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है, WTO याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ या किस वर्ष हुआ? वर्ष 1995 में, 1997, 1999 या 2001 में? तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 1995 हो जाएगा, जो कि क्या है 13 का सही विकल्प है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो टाइपराइटर मशीन है इसका जो आविष्कार किसने किया था? तो वो आपका जोहान गुटनबर्ग हो जाएंगे। जो है टाइपराइटर के मशीन के आविष्कार इन्होंने ही किया था, जोहान गुटनबर्ग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए मैं हर एक क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी वीडियो बना दिया है, और मैं हर एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो आपके क्या है सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको आप क्या है क्वेश्चन विथ आंसर तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका पूछा जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए। द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, दुर्खीम की है, मनकर ओल्सन की है या ईपी थॉमसन की है? तो इसमें से आपका मनकर ओल्सन हो जाएगा, जो क्या है 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है कि द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन इन्हीं की रचना है। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस उत्तर बताऊंगा। इसी बात पर आप स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और याद रखिएगा पूरी यूट्यूब पर ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा जो कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न सही तो आपको उत्तर बताए, वो आपको प्रश्न ही बता देगा, उत्तर नहीं बताएगा। ऐसा आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट है, VVI भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न है जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? क्या है जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसका बारे में आपको बताना है। ये 3 नंबर का शायद आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए। जनसांख्यिकी जिसको हम डेमोग्राफी भी कहते हैं इंग्लिश में, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जो जनसंख्या इसका सुव्यवस्थित अध्ययन है। हिंदी में इसे क्या है जनांकिकी भी कहा जाता है। वो जनसांख्यिकी है लेकिन इसको हिंदी में जनांकिकी भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय है वो डेमोग्राफी। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से डेमोस, यहाँ पर देखिए डेमोस यानी जन लोग, और ग्राफियन यानी क्या है यानी वर्णन से मिलकर क्या है जन लोग के वर्णन से मिलकर बना, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। क्या है लोगों का वर्णन। ये है आपका जनसांख्यिकी का क्या है अर्थ। जनसांख्यिकी का क्या है, इसको हिंदी में जनांकिकी भी कहा जाता है। जनांकिकी जनसांख्यिकी को इसका 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस क्या है डेमोग्राफी जिसका है डेमोस का अर्थ है क्या है
लोगों का और ग्राफीन का है वर्णन। लोगों का वर्णन करना जनसांख्यिकी का ये एक प्रकार से अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसी प्रकार से राइटिंग में लिखिए और ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन बोर्ड एग्जाम में मत यूज कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप कलरफुल पेन का यूज करेंगे तो एग्जामिनर क्या है उसमें आपका नंबर भी काट सकता है। तो आप प्लीज़ क्या है कलरफुल पेन का यूज ना कीजिए। और याद रखिएगा जो ये शब्द का जो क्या है शब्द का जो ये प्रश्न है इसका शब्द का जो सीमा है 25 से 30 से शब्दों से आप ऊपर मत लेकर जाइएगा, नीचे मत लेकर आइएगा 25 शब्दों से, क्योंकि आपको एग्जामिनर उस पर नंबर नहीं देगा। तो जितना पूछा गया उतना का ही आंसर दीजिए, फालतू का आप आंसर मत दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्नों को करना है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है। जो आपका संयुक्त परिवार है इसकी विशेषताएं क्या है तो इसके बारे में देखिए। संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए सबसे पहला है अधिक पीढ़ी के लोग, दूसरा है संयुक्त निवास, तीसरा है आपका सामान्य संपत्ति, उसके बाद में क्या है चौथा है सांस्कृतिक निरंतरता, पांचवा है कर्ता की विशिष्ट स्थिति, और छः है आपका संयुक्त भोजन, सातवां है असीमित उत्तरदायित्व, और आठवां है आपका समाजवादी व्यवस्था। ये आपके 8 प्रकार के क्या है विशेषताएं हैं संयुक्त परिवार की। अब यही प्रश्न आपका स्टूडेंट विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया गया सोशियोलॉजी में, जो आपकी 8 नंबर का विस्तृत उत्तरीय का एक प्रश्न होता है। तो इनके बारे में आपको भैया डिटेल में लिखना पड़ेगा, यानी संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं और जो हमने 8 प्रकार की विशेषताएं बतानी है इनके बारे में, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था क्या है इसके बारे में आगे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्योंकि हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा है आपका, सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। जो आपका सांप्रदायिकता है इसके निवारण के लिए हमें सुझाव दीजिए। ये देखिए, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे क्या है सांप्रदायिकता का प्रोत्साहन मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बात करने की अपेक्षा क्या है, आदर्शों की बात करने की अपेक्षा उसे व्यवहारिक रूप से क्या है क्रियान्वित करने का क्या है प्रयास किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता निवारण के सुझाव के ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो ये प्रश्न है आपका सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। और आप वीडियो को ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। जो आपका आधुनिकीकरण है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में देखिए। इसका आंसर देखिए, आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है। 19वीं सदी में और क्या है 19वीं सदी में और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द को सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर क्या है समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना क्या है चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय क्या है प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाली सुधार से था। जो आपका आधुनिकीकरण है यहाँ पर जो पूछा गया कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपके शायद 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था आपके समाज शास्त्र में। तो आप मिला लीजिएगा। और हमने क्या है मॉडल पेपर भी बना दिया है, जो आपका पिछले साल का पेपर किस तरह से आया था। नहीं देखा है तो जाकर आप प्लीज़ स्टूडेंट देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पेपर जो है नॉर्मल आता है या कठिन आता है। इस प्रकार से आपको समाज शास्त्र में एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन भैया जितना आप सोचते हैं उतना नहीं पूछा जाता है, टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए आपका क्या है यहाँ पर, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो आपका हरित क्रांति है इसके किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का हमें वर्णन करना है। तो देखिए हरित क्रांति की 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है आपका देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा क्या है खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज में क्या है उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि हरित क्रांति का एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हो गया। हरित क्रांति की 3 प्रमुख प्रभाव हैं, जो कि आपको इसी तरीके से लिखना है। जब आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि 3 प्रमुख प्रभाव किस प्रकार से हैं, तो आप डायरेक्ट मत लिखने में लग जाइएगा कि 1 2 3 आप लिख कर और ये 3 प्रभाव आप लिख दीजिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है इंट्रोडक्शन कि हरित क्रांति की 3 प्रमुख प्रभाव क्या है निम्नलिखित, यानी कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला में है
कि देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर बना, यानी खुद वो अनाज उगाता है, किसी दूसरे से अनाज इंपोर्ट नहीं करता है भारत। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, जो नवीन मशीनें जैसे ट्रैक्टर क्या है, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर जो है बढ़ा है तथा कम समय और क्षेत्र में अधिक उत्पादन संभव हुआ है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो है लोगों की आय में वृद्धि होने के, जो लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारिवारिक क्या है, पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हुई है, जो कि लोगों की आय में वृद्धि के फलस्वरूप ये था। और ये हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रभाव हैं जो कि इस तरह से लिखना है। और यदि आपका क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा गया तो इसी प्रकार से इतना आंसर देना है, क्योंकि देखिए थोड़ा बड़ा हो गया इसका आंसर। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तो खुद ही बताते हैं कि इतने में लिखना है, लेकिन ये तो प्रश्न बड़े कर दिया है। लेकिन देखिए इतने में ही आपका आ गया है। देखिए काफ़ी बार क्या होता है सिचुएशन जो है काफ़ी अलग प्रकार से हो जाती है। अब इसमें 3 प्रमुख प्रभाव बताया था, तो इसमें जो है सारा इंपॉर्टेंट है, तो सारे को हमने बता दिया है। अब यही प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा, तो इतने में ही इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने में ही आपको आंसर देना है और आपका क्या है जो है आपका 5 या 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। जो आपका औद्योगिकरण है इसको आपको क्या है 3 विशेषताएं बतानी है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहला है आपका ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। देखिए हमने इस प्रकार से नहीं लिखा है कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं क्या है निम्नलिखित है, ये आप लिख लीजिएगा। मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर चलता हूँ, 3 विशेषताएं मैं आपको सीधा बताऊँगा। सबसे पहला है ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर क्या है बल देता है, जो कि औद्योगिकरण है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा है इसके मानवीय क्या है शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। जो मानवीय शक्ति की अपेक्षा ये मशीनी शक्ति पर बल देता है, जो आधुनिक औद्योगिकरण है। तीसरा है ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर भी बल देता है। ये आपका औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, 2 से 3 नंबर 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा आपके बेरी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। आपका सामाजिक जो आंदोलन है इसको परिभाषित करना है। तो जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से देखिए ब्लूमर के अनुसार, जो ब्लूमर है सोशियोलॉजिस्ट, इनके अनुसार है जो सामाजिक आंदोलन का परिभाषा है कि सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या है सामूहिक प्रयास कहा जाता है। क्या है जीवन के एक नई प्रणाली को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जाता है। उसके बाद में देखिए हार्टन एवं हंट के अनुसार, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट है, तो इनके अनुसार भी सामाजिक आंदोलन का परिभाषा है कि सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास है। ये सामाजिक आंदोलन की परिभाषा है। 8वां देखिए भूमंडलीकरण का कोई एक परिभाषिक लक्षण बताइए। जो भूमंडलीकरण है इसका कोई एक क्या है परिभाषिक लक्षण आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, लोगों का बड़े पैमाने पर क्या है प्रवसन भूमंडलीकरण एक क्या है परिभाषिक लक्षण है। लोगों का देशांतरण था, क्या लोगों का देशांतरण था कि जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। इसी तरह दास व्यापार जो क्या है इसी तरह दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को क्या टूरिस्ट तत्वों पर क्या टूरिस्ट तटों तक गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था। तो ये भूमंडलीकरण का कोई एक पारिभाषिक लक्षण है, जो कि इस तरह से आपको लिख देंगे। 3 नंबर आपको स्टूडेंट दे दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं 8 प्रश्नों को हमने बताया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, खासकर सोशियोलॉजी में, और ये आपके पूछा जाता है। और उसमें देख सकते हैं हमने काफ़ी क्वेश्चंस को बता दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स को लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। जो आपके सब्जेक्ट हैं और जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।